Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC Net Management Faculty and आज हम देखने वाले हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है एंड CVP एनालिसिस क्या होता है। और थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है एंड हमने देखा था कि मेथड क्या थे कॉस्टिंग के। तो जहाँ हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स थे, कुछ 5-6 तरीके के मेथड थे जिसमें अगर हम बात करें स्पेसिफिक कॉस्टिंग मेथड, यूनिफॉर्म मेथड, बैच कॉस्टिंग मेथड, प्रोसेस मेथड, है ना। तो ये कुछ हमने मेथड देखे थे। फिर एक्टिविटी बेस्ड एक मेथड हमने देखा था लास्ट में। तो ये था हमारे प्रीवियस लेक्चर के बारे में। आज हम देखने वाले हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। Marginal costing. Marginal costing refers to the cost of producing one additional unit of product or service. बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है ये समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आप 100 यूनिट बनाते हैं उसकी, ठीक है। 100 यूनिट आप उसकी बनाते हैं और आपने सोचा कि अब हम अपने प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करते हैं और किसी और लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। तो आप चेक करना चाहते हैं कि अगर आप एक यूनिट भी अगर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो आप पर कितना कॉस्ट इंक्रीज करेगा एक यूनिट बनाने के लिए। तो उसी कॉस्ट को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसे कि अगर आपका 100 यूनिट है और आपको 101 101वीं यूनिट 101 यूनिट आपको बनानी है 100 के बाद, तो 100 से 101वीं यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया, उसी खर्चे को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। So, according to MCA, Chart and Accounting, marginal costing is the ascertainment of marginal cost and of effect of profit of changing in the volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost. So, इसकी टेक्निक क्या है? Variable cost are charged to producing और ऑपरेशन, ठीक है। जब आप क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है, चार्ज हो रही है किसके अगेंस्ट आप चार्ज कर रहे हैं उनको, ऑपरेशंस के, प्रोडक्ट्स का ऑपरेशन। वही हम बात करें फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड रिटेन ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द पीरियड इन विच दे आर राइज। तो ये हमारा, हम जिस तरीके से चार्ज करेंगे उसको। दस मैनेजरियल कॉस्टिंग इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच फिक्स्ड कॉस्ट आर चार्ज टू cost units and variable cost are charged to cost unit and fixed cost are charged to contribution and और profit। contribution क्या होता है हमारा, contribution एक क्या होता है, revenue या सेल कह सकते हैं, टोटल सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको चार्ज करते हम लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। दिस मेथड हाईलाइटेड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस, जो कि हम बाद में देखेंगे। सो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। जैसे कि हम 100 से 101 यूनिट की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इसे प्रोड्यूस करने में कितना आपका खर्चा आया, उसी को हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। कंट्रीब्यूशन एंड मार्जिन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आप ये समझते हैं। कंट्रीब्यूशन अभी मैंने आपको बताया वैसे फॉर्मूले के थ्रू कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। रेवेन्यू में से आप क्या माइनस कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अब जो बचा है आप उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को किस तरीके से रिकवर करेंगे, फिर प्रॉफिट कितना होगा आपका, वो सब आप वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। सो कंट्रीब्यूशन प्ले अ की रोल इन मार्जिनल कॉस्टिंग। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो कंट्रीब्यूशन अगर हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने टोटल रेवेन्यू के फॉर्म में बात करी थी। अगर हम पर यूनिट के फॉर्म में देखेंगे तो पर यूनिट में एक जो प्रोडक्ट है, एक यूनिट है आपके प्रोडक्ट की। मान लीजिए आप एक बाइसिकल सेल करते हैं, तो बाइसिकल कितने रुपए की आप सेल करते हैं, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसको आप माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल इफ सेलिंग प्राइस 200 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 140, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 60 रुपीज। कंट्रीब्यूशन
मार्जिनल रेशियो क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो बोलते हैं। अभी एनालिसिस में हम आगे देखेंगे कि कैसे आप करते हैं इनको, क्या मतलब है इसका। सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को हम क्या बोलते हैं, पीवी रेशियो बोलते हैं। और ये क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पे, देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना निकल के आया, 60 रुपीज़। सो 60 रुपीज़ डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट कितना है हमारा, 200 रुपीज़। तो ये क्या हो गया हमारा, पीवी रेशियो बोल सकते हैं या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बोल सकते हैं इसको। मार्जिनल कॉस्ट के फीचर्स क्या हैं, ये क्या है, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, मतलब एक तरीके से अकाउंटिंग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। हम कॉस्ट को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बेसिकली अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट को भी क्लासिफाइड करते हैं, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में, और कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं जो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हम ऑपरेशन में प्रोडक्शन पर चार्ज करते हैं, वहीं फिक्स्ड कॉस्ट हम कंट्रीब्यूशन के थ्रू हम राइट ऑफ कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट, ओनली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कंसिडर्ड व्हाइल वैल्यूइंग इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है, दे आर चार्ज डायरेक्टली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड। ये स्टेटमेंट पूछे गए हैं, कहाँ पे पूछे जाते हैं, ऐसे करके आपको एक मार्जिनल कॉस्ट दिया जाएगा और ऑब्जेक्शन मार्जिनल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट और सारी तरह की जितनी भी कॉस्ट हैं उनको हम काउंट करते हैं, वही मार्जिनल कॉस्ट में हम लेके चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, है ना। तो ये एक डिफरेंस वहाँ पर पूछ लिया जाता है। अगर हम अब देखें क्या है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब ये स्टडी हमें बताती है कि हम किस तरीके से हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है और कॉस्ट चेंज हो रहा है, तो हमारे प्रॉफिट पे क्या बदलाव आ रहे हैं, है ना। तो ये हमें एक डिसीजन मेकिंग में बताता है कि किस तरीके से कॉस्ट वेरिएट कर रही है, किस तरीके से वॉल्यूम आपको ऊपर नीचे करना है, जिससे कि आप अपने प्रॉफिट को क्या कर सकें, मैक्सिमाइज कर सकें। सो CPV एनालिसिस स्टडी हाउ चेंज इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम अफेक्ट अ फर्म profit. It's help management in decision making regarding pricing, production and cost control. So it's classify cost as fixed cost and variable cost. Fixed cost कौन से होते हैं, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ये सब आप पे करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। और मशीनरी की कॉस्ट भी हम इसमें लगा सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, डायरेक्ट ले दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो ये सब क्या आ रहा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। सो बेसिक फार्मूला अगर हम देखें प्रॉफिट का तो क्या होता है, जितना आपने सेल किया है, सेल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जब आपने जितना पैसा कमाया है उसमें से आप अपनी कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, आपका टोटल प्रॉफिट निकल कर जाएगा। उसी को इन्होंने बाइफरकेट कर लिया है कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट आपने सेल किए हैं, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट। फिक्स कॉस्ट तो हमारा फिक्सड ही हो गया, उसमें नंबर ऑफ यूनिट क्या मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये फॉर्मूला है हमारा। उसके साथ ये एग्जाम्पल भी, ये एग्जाम्पल आपका एग्जाम में पूछा गया है इस तरीके का कि उन्होंने फिक्स कॉस्ट दे दिया है आपको, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस भी है, सारा कुछ है, बस आपको यहाँ पुट करना है। और ये एक हम कह सकते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग भी है, आपको इसके फॉर्मूले की पता होने की ज़रूरत नहीं है कोई। अब ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, ये पार्ट है हमारा कॉस्ट प्रॉफिट एंड वॉल्यूम एनालिसिस। अब वो क्या होता है पहले ये समझते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर रीच करने के बाद आप नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन में आ जाते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं ना वो लॉस में ही जा रही हैं, बल्कि वो क्या है, एक सेफ पॉइंट वहाँ पे आपका आ गया है। अगर आप उस पॉइंट के अबव ऑपरेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और उस पॉइंट्स के आप नीचे ऑपरेट कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, आप लॉस इनकर कर रहे हैं। सो वही होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। अगर हम इसको समझें तो जैसे देखिए, ये है हमारा रेवेन्यू की लाइन, आपने कितनी सेल की है, आपका रेवेन्यू चल रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिक्स होती है, तो उसका ग्राफ हमने हॉरिजॉन्टल रखा है एक्स एक्सिस, जिसमें हमें नंबर ऑफ यूनिट है एंड डॉलर एंड और वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल हमने टोटल कॉस्ट का ग्राफ यहाँ दिखा रखा है कि ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ है, ये फिक्स कॉस्ट है, तो कहीं कुछ इस तरीके से हमारा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होगा, है ना। ये वेरिएबल कॉस्ट हम कह सकते हैं। तो जब आपने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड किया और जो ग्राफ नया बना उसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट, है ना।
तो अब जब आपका रेवेन्यू लाइन और आपकी टोटल कॉस्ट लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। अब इस पॉइंट का फ़ायदा क्या है कि देखो, अगर इस रीजन के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपके रेवेन्यू ज़्यादा है और आपको क्या कह सकते हैं, जो टोटल कॉस्ट है वो कम है। अगर इस पॉइंट पे हम बात करें, है ना, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो आपके जो रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लस वाली सिचुएशन है, आप प्रॉफिट सिचुएशन में है ना, प्रॉफिट में है, आप प्लस में। वहीं इस रीजन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे आप अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो आपके यहाँ पे देखो टोटल सेल वो टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और टोटल रेवेन्यू बहुत कम है। तो ये पॉइंट कैसे है? लॉस मेकिंग जोन है, ये नेगेटिव जोन है, तो इसको हम बोलेंगे लॉस मेकिंग जोन और इसको बोलेंगे प्रॉफिट रीजन। अगर इस पॉइंट से ऊपर हम ऑपरेट करेंगे तो हम प्रॉफिट रीजन में हैं, इस पॉइंट से अगर नीचे ऑपरेट कर रहे हैं तो हम लॉस के रीजन में। और ये पॉइंट आपको देखो बता भी रहा है कि कितनी यूनिट आपको सेल करनी है कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन में हैं। तो आपको कम से कम 1000 यूनिट अपने प्रोडक्ट की सेल करनी है, या फिर आपको कितना रेवेन्यू अर्न करना है? $1,20,000 का आपको सामान सेल करना है। इन दोनों में से आपको ये आपको पॉइंट बता रहा है, या तो मतलब आप 1000 यूनिट सेल 10,000 यूनिट सेल करें, या फिर $1,20,000 आप यूनिट सेल करें। जब आप किस पॉइंट पर आ जाएंगे? आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएंगे, और इसके ऊपर अगर आप सेल करते हैं तो आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। अब वो हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन अभी बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। सो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन एनालिसिस। So break even analysis study relationship between cost, sale and profit. It help determine the level of sale at which total revenue equals to total cost. It is where there is no profit and no loss. ये हमें लाइन याद रखनी है। So key concept वही fixed cost, variable cost और contribution जो हम अभी डिस्कस करके आ रहे हैं। contribution पर यूनिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की हम बात कर सकते हैं। सो दिस इज हमने अभी डिस्कस ही किया था। अब ब्रेक इवन पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो द टोटल एक्टिविटी वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट पर उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो एट दिस पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट एंड देयर नो लॉस। सो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? अगर ब्रेक इवन पॉइंट्स आप यूनिट की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने यूनिट में बताया था ना कि आप कितनी यूनिट सेल करें। सो ब्रेक यूनिट पॉइंट इन यूनिट फॉर्म, तो आप जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आप किससे डिवाइड करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है? जो हमने अभी डिस्कस किया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट, या वेरिएबल कॉस्ट कह ही सकते हैं उस पीरियड के लिए आप उसको। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो बोलते हैं, है ना। हमने अभी डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले, देखो सॉरी, है ना। सो पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो क्या होता है हमारा? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, और अब यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे सेल को, ठीक है। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के। सो अगर हम यहाँ यूनिट में अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रुपीज़ में हम बात करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला, आप इसे गो थ्रू करिएगा। अब समझते हैं पीवी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। कुछ आगे पीछे हो गई हैं, ओके। ठीक है, आप इनको गो थ्रू करिएगा, हम समझ चुके ही हैं क्या है ये, है ना। पीवी रेशियो क्या होता है, एक बार उसको और इसको और देख लेते हैं। मैंने आपको पीवी रेशियो भी डिटेल में नहीं किया ना, हाँ पीवी रेशियो और समझ लेते हैं। सो अगर हम
अभी हम आगे देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, यहाँ पर हमने डिस्कस कर रखा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ देखेंगे हम इस फिगर के थ्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। अब पीवी रेशियो देख लेते हैं पहले एक बार क्या होता है। तो पीवी रेशियो, पी प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो इसको हम बोलते हैं। ऑल्दो इसका पी का मतलब बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है और वी का मतलब बिल्कुल आप वॉल्यूम से मत समझने का, वॉल्यूम ऑफ सेल की बात हो रही है। और जो पी का यहाँ प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं तो वो किस सेंस में बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन के सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये रेशियो होता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, जो कि हमने अभी यहाँ देखा भी होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल है ना। So PV ratio, also known as contribution to sales, shows the relationship between contribution and sale. It expresses how much contribution is earned for every 1 rupee of sale. It is a key indicator in marginal costing and CPV analysis. So PV ratio क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल होता है। आप पी का मतलब प्रॉफिट और वॉल्यूम का मतलब सेल मत समझ लेना कि प्रॉफिट अपॉन सेल वो एक जनरल कन्फ्यूजन है, तो उसको आप निकाल के रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल होता है। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल में से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो आप पीवी रेशियो में आ जाते हैं। सो वहीं पीवी रेशियो आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, आपने कंट्रीब्यूशन को एक्सपेंड कर दिया कैसे, सैलरी माइनस वो सैलरी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। ठीक है, अब आप सेल को क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है ना। और जैसे ही आप इसको यहाँ पुट करेंगे सेल के ऊपर तो आपका वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाएगा और क्या इक्वेशन बच जाएगी, देखो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे बचा था, फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी यहाँ प्लस का साइन होगा, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो वही हमने पीवी रेशियो में फिर लिख लिया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। और पीवी रेशियो का एक फार्मूला और होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। तो ये कुछ फार्मूले थे हमारे। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर, प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि हम कितना कंट्रीब्यूशन हमारे पास अवेलेबल है फिक्स कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए ना। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, ब्रेक इवन एनालिसिस में हमें ये फ़ायदा करता है कि पॉइंट को कैलकुलेट करने में कि किस पॉइंट पे आप रुपीज़ के फॉर्म में कि आप ऐसे पॉइंट को अचीव कर सकते हैं जहाँ से आपको नो लॉस और नो प्रॉफिट की कंडीशन में रह सकते हैं। तो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो अभी मैंने बताया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, डिसीजन मेक प्राइजिंग डिसीजन। ठीक है, ये सब आप गो थ्रू करिएगा। ये मैंने आपके लिए टेबल बना रखा है जिससे कि आप एक बार में गो थ्रू कर सकें सारी चीज़ों को। अब देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या इसका मतलब है। ठीक है, हर कोई भी बिजनेस है वो ऑपरेट कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है। अब क्योंकि वहाँ पे मार्केट में कंपटीशन होता है, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्राइक, लॉकडाउन, पेंडेमिक्स, ये सब आ सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उथल पुथल होती रहती हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस अचीविंग बजट और एस्टिमेट प्रोडक्शन एंड सेल्स में नॉट ऑलवेज भी पॉसिबल। तो ये सब जब डिस्टर्बेंस आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अपना एस्टिमेट किया था शुरुआत में उसको आप अचीव कर सकें। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अब क्या बता रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट दैट कोजन और बिजनेस हैज़ बीन इट्स budgeted estimated sale and its break even level. It represents the amount by which sale can fall before the business start occurring losses. Expense in percentage term, it help management understanding how safe the business operations are. So okay, इसको इस तरीके से समझते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि आप एक एक्चुअल लेवल पे सेल कर रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट वो पॉइंट होता है कि आप ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे कि अगर कोई पेंडेमिक आए, कोई एकदम से स्ट्राइक हो तो आपका प्रोडक्शन एक सर्टेन लेवल तक डाउन जाएगा तो आपको मतलब बिजनेस लॉस इनकर नहीं करेगा, एटलीस्ट बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट तक फॉल कर सकता है ना। तो ये उस परसेंटेज को होता है कितने परसेंट तक हम फॉल कर सकते हैं अपने एक्चुअल सेल पे, जिससे कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और इस जोन में हम ऑपरेट करते हैं जिससे कि हम नो लॉस की कंडीशन में तो जाए ही ना, लॉस की कंडीशन में तो हम जाए ही ना, है ना। तो वो यही बता रहा है, देखो आपकी एक्चुअल सेल इस पॉइंट पे कर रहे हैं, आप 3,500 यूनिट बना रहे हैं, है ना, और आप $70,000 का सामान सेल कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना। और आपका ब्रेकिंग इवन पॉइंट कहाँ पे, इस पॉइंट पे है। तो आप अगर $20,000 का सामान सेल करें या फिर समथिंग 1200 1250 या 1250 यूनिट आप सेल करें तो आप कहाँ पे रहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाएंगे। तो आपका अब देखो, अब आप ऑपरेट कहाँ कर रहे हैं, 3,500 यूनिट, तो आपकी एक्चुअल सेल कहीं ज़्यादा है। तो अगर स्ट्राइक वगैरह कुछ होती है
तो आपकी सेल यहाँ से यहाँ तक फॉल कर सकती है। तो इसी परसेंटेज फॉर्म को बताता है हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इतने परसेंट सेल आपकी नीचे जा सकती है, तो इस पॉइंट तक आप लॉस इनकर नहीं करेंगे। सो अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे हमारा जो एक्चुअल सेल है वो कितना है, हम 70,000 रुपये का सामान बेच रहे हैं और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 20,000 रुपये पे। तो आप 45,000 के कितने चल रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ चल रहे हैं। अगर हम ये तो मनी फॉर्म में हो गया, और हम देखें यूनिट फॉर्म में तो 3,500 यूनिट आप सेल कर रहे हैं अभी, और आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से 1200 ही 1250 यूनिट ही बेचनी है। ठीक है, तो आप कितने का स्टॉक ऑब्जर्व कर सकते हैं, 2,250 यूनिट आप ज़्यादा बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ यूनिट है। मान लीजिए तुमसे स्ट्राइक हुई, आपका प्रोडक्शन रिड्यूस कर गया और आप 2,000 यूनिट ही सेल कर पा रहे हैं, तो अभी भी आपके पास कितना, 2,000 माइनस 1,250 है ना, तो अभी भी आप कहाँ हैं, सरप्लस में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आप 750 यूनिट अभी भी ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा है, मतलब आपका यूनिट प्रॉफिट ही अर्न करेगा। तो यही बताता है हमको क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेटेड सेल कौन सा है हमारा, जो 70,000 माइनस ब्रेक इवन सेल, इस केस में कितना है हमारा 20,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड सेल। तो ये हमारा परसेंटेज बता देगा कि इतने परसेंट के साथ हम ऊपर चल रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से भी था, एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे इतना है, 8 लाख है, और ब्रेक इवन पॉइंट्स कितना है, 6 लाख पे। तो आप यहाँ पे देखो, एस्टिमेटेड कॉस्ट माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड सेल। ठीक है, तो कितना निकल के आया हमारा 25%। तो इसका मतलब क्या है कि 20% और 25% आपका अगर सेल डिक्लाइन भी होता है तो आप उस पॉइंट तक भी आप लॉस इनकर नहीं करेंगे। तो बिजनेस कैन विदस्टैंड 25 डिक्लाइन इन सेल बिफोर इट रीचेस टू द ब्रेक इवन पॉइंट। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, रिस्क असेसमेंट, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। और ये मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखा है, ऑल्दो इसके भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम सेल्स रेवेन्यू से होते हुए हम टोटल प्रॉफिट की तरफ या नेट प्रॉफिट की तरफ कैसे मूव करते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आप EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, इस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ आप फेमिलियर हो जाएं, जिससे कि हम अगर रेशियो एनालिसिस वगैरह डिस्कस करें, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, कंबाइंड लेवरेज क्या होता है, वहाँ पे ये सब टर्म डिस्कस होंगे। सो अगर हम बात करें सेल्स एंड रेवेन्यू, क्या होता है कि आपकी जितना भी टोटल आपने सेल किया है, वो अगर आप उसमें वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे, है ना, अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो इसे बोलते हैं हम EBIT, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसको बोल सकते हैं हम। अगर इसमें से हम देखो, अब EBIT में ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो इसको हम बोलते हैं EBT, है ना, अर्निंग बिफोर टैक्स बोलेंगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म PBT भी बोल देते हैं, है ना, PBT, ये टर्म याद रखिएगा। अब इसमें से टैक्स भी माइनस कर दिया हमने, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, देखो अब ये क्या हो गया, हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया बिफोर डिविडेंड एंड, हम बोल सकते हैं डिविडेंड एंड, डिविडेंड ही बात करेंगे, अब डिविडेंड ही पे करने को रह गया, तो इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, है ना। अब इसके आगे यहाँ पे मोस्टली हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम इसके आगे भी देखें तो अब आपने क्या किया, अपने नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर दिया, जो आपके शेयर होल्डर्स थे उन्होंने आपको डिविडेंड पे कर दी, डिविडेंड पे कर दिया। तो पहले डिविडेंड कैसे पे करेंगे आप, जिनके पास प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। फिर उन किनको पे करेंगे आप, टोटल प्रॉफिट में से या नेट प्रॉफिट में से, जिनके पास इक्विटी शेयर्स हैं, ठीक है। और जो फिर आपने डिविडेंड पे करने के बाद जो कंपनी के पास बचता है उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, है ना। सो ये हमारा पूरा एक चार्ट था कि कैसे आप रेवेन्यू से नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट से आप किस तरीके से रिटेन अर्निंग तक पहुंचते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, थैंक यू।